अज़ीज़ साथियों, मैं तहे दिल से आप सभी को सलाम और आदाब अर्ज़ करता हूँ। आज मैं एक बहुत ही अहम, बहुत ही एसेंशियल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप सभी को मालूम है कि हिंदुस्तान में सच्चर कमेटी ने अपना रिपोर्ट पेश किया था। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तानी मुसलमानों में जो तालीम का मयार है वो न सिर्फ यहाँ की जो मेजॉरिटी है, जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके नीचे है, बल्कि जो हिंदुस्तान की दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, हमारे सिख भाई हैं, और यहाँ तक कि हिंदुस्तान का जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है उससे भी लोअर लेवल में हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो तालीम का मेयार है वो पाया जाता है। आखिर क्या वजह है? इस वजह को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर सही ढंग से डायग्नोसिस नहीं होगी, यह एक बहुत बड़ी बीमारी है और बीमारी का इलाज तभी संभव हो पाता है, तभी पॉसिबल हो पाता है जबकि सही डॉक्टर मिल जाए और वह डॉक्टर उस बीमारी का पहले पता लगावे कि आखिर उस बीमारी के काजेस क्या हैं, उसके रीजन्स क्या हैं। अगर रीजन का पता लग गया, अगर बीमारी डायग्नोज हो गई, तो उसके इलाज को करने में बहुत ज़्यादा ताख़ीर नहीं होती है। आप सभी को पता है एक ऐसा ज़माना था, वो मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलना चाहूँगा। इस्लामिक गोल्डन एज की तरफ, और वो पीरियड था 8th सेंचुरी से लेकर के 13th सेंचुरी का, यानी 8वीं सदी से लेके 13वीं सदी तक का। ये जान के आपको बेहद खुशी होगी कि बगदाद में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। उसका नाम था बैतुल हिकमा। बैतुल हिकमा यानी हाउस ऑफ विजडम को हारून अब्दुल रशीद ने इस्टेब्लिश किया था। और उस पीरियड में एक बहुत बड़े स्कॉलर को अपॉइंट किया गया था, जिनका नाम था हुनैन इब्न इशाक। उस लाइब्रेरी में दुनिया के तमाम हलकों से अलग अलग जुबानों की किताबें मंगवाई जाती थी और उनको ट्रांसलेट किया जाता था वहां की जुबानों में। आपको जान के तज्जुब होगा कि सॉक्रेटिस
एरिस्टॉटल और प्लेटो की किताबों को भी वहाँ मंगवाया गया था। वहाँ से जब किताबों को मंगवाया जाता था, और यही नहीं, हिंदुस्तान से भी किताबें संस्कृत की मंगवाई जाती थी, और एजुकेशन को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता था, इसका अंदाजा आपको यूं होगा कि जब भी कोई किताब मंगवाई जाती थी, अगर कहीं कोई किताब का पता लग जाता था तो वहां एक आदमी भेजा जाता था, और उस किताब के बदले में उस किताब का जो वजन होता था, उसके वजन के बराबर सोना दिया जाता था। तो एक तरफ तराजू पे सोना रख दिया जाता था और दूसरे तरफ वो किताब रख दी जाती थी, और फिर उस किताब को हाउस ऑफ विजडम में लाया जाता था। उसको वहां के लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता था, और जो स्कॉलर किताबों को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते थे, उनको जो रिम्यूनरेशन दिया जाता था वो भी गोल्ड के फॉर्म में दिया जाता था। जब किताब तैयार हो जाती थी तो उस किताब के वेट के बराबर उस ट्रांसलेटर को गोल्ड दे दिया जाता था। मैं साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि मैथमेटिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम अल ख्वारिज़मी का आता है, जो अलजबरा के फादर कहे जाते हैं। अल ख्वारिज़मी उस हाउस ऑफ विजडम में बैठकर स्टडी किया करते थे। वहां बड़े बड़े स्कॉलर रहते थे। 1258 में जब पूरा बगदाद एजुकेशन की दुनिया में एक्सेल कर रहा था, पीक पर था, अपने क्लाइमेक्स में था, उस वक्त चंगेज खान का पोता यानी ग्रैंडसन हलाकू खान आया और उसने बगदाद को बुरी तरह से बर्बाद किया। वहां के जितने स्कॉलर थे उनको मार डाला गया। वहां की किताबों को दरियाए तिग्रीस में डाल दिया गया। लोगों को कत्ल करने के बाद से तिग्रीस नदी में फेंक दिया गया। तो तारीख ये बताती है कि दरियाए तिग्रीस का पानी किताबों की स्याही से काला हो गया था और शहीदों के खून से लाल हो गया था। अजीज दोस्तों, बहुत ही संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। किसी भी कौम, किसी भी फर्द, किसी भी समाज के हालात हंगामे से नहीं बदलते। हालात जब भी बदलते हैं तो हिकमत से बदलते हैं। कोई भी इंसान दुनिया में कुछ करना चाहता है तो वो हिकमत से तो कर सकता है, हिकमत से उसको कामयाबी मिल सकती है। लेकिन अगर वो हंगामे का रास्ता अख्तियार करता है, अगर वो सेंटिमेंटल हो जाता है, अगर वो इमोशनल हो जाता है, अपने जज्बात पे वो काबू नहीं रखता है, तो सही बात उसके जहन में कभी आ नहीं सकती है। और जब सही वो फैसला
लेने की पोजीशन में नहीं होगा तो मसाइल का जो हल निकलना चाहिए वो हल नहीं निकलेगा, चाहे वो इसके लिए जो कुछ भी कह ले, चाहे इसके लिए वो जिसके ऊपर भी इल्ज़ामात लगा ले। हमको अपने अंदर जाके जो हमारा एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, जो हमारा सोशल बैकवर्डनेस है, जो हमारा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, जो हमारा पॉलिटिकल बैकवर्डनेस है, इसके रीज़न को हमें बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमारे राइज और फॉल का जो वजह है वो हमारे अंदर है और हम उसको तलाश करते हैं बाहर। मोहम्मद अली कले का नाम आपने सुना होगा। मोहम्मद अली कले ये कहते हैं कि अगर आप हिमालय पे चढ़ना चाहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी चोटी को आप फतह करना चाहते हैं, तो कभी भी वो चोटी, कभी भी वो पहाड़ आपसे नहीं कहता कि आप मुझे फतह न करिए। लेकिन अगर आपके जूते में एक छोटी सी कंकड़ी फंसी हुई है तो उस छोटी सी कंकड़ी के वजह से आप कभी भी दुनिया की चोटी पे चढ़ सकने में कामयाब नहीं हो सकते। आप अपने वजह से तरक्की करिएगा और अपने वजह से नहीं तरक्की करिएगा, उसमें कभी भी दूसरों को मुरीदे इल्ज़ाम ठहराना ये कहीं से भी मुनासिब नहीं है। अगर हम ये कहें कि हमारी सरकार ऐसा नहीं करती, अगर हम ये कहें कि साहब दूसरे समाज के लोग हमारे साथ ऐसा नहीं करते, तो ये कतई गैर मुनासिब बात है, ये इल्ज़ाम तराशी है। और जब तक हम इल्ज़ाम तराशी को बंद नहीं करेंगे तब तक हमारे तरक्की के रास्ते खुलने नहीं जा रहे हैं। मैं आपको एक इटालियन कोट से वाकिफ कराना चाहूँगा। वो कोट इस तरह का है, से VOI क्वाल को सचे नान है मैं अवुटो, डेवी फेर क्वाल को सचे नान है मैं फट्टो। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंसान कोई ऐसी चीज हासिल करना चाहता है जो जिंदगी में उसके पास कभी नहीं रही हो, तो उस इंसान को वह काम करना होगा जो उसने जिंदगी में कभी न किया हो। आप बगैर सेक्रीफाइस के अगर चाहें कि हम कोई चीज हासिल कर लें, तो ये फितरत के कानून के मुताबिक नहीं है, ये लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हिंदुस्तान में क्रिश्चियंस भाइयों ने बहुत सारे स्कूल्स कायम किए, उनके पास क्वालिटी एजुकेशन सेंटर्स हैं। वो एजुकेशन की दुनिया में इस तरह का नाम कमाए हैं, इस तरह का गुडविल है उनका, कि उनके यहाँ समाज का हर तबका, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों, चाहे हमारे सिख भाई हों और चाहे वो मुसलमान हों, सब लोग ये चाहते हैं कि काश कि मेरे बच्चे का एडमिशन किसी मिशनरी स्कूल में हो जाता। और जब एडमिशन हो जाता है तो हम फख्र महसूस करते हैं, हम ये कहते फिरते हैं कि हमारा बच्चा फला मिशन स्कूल में ज़ेरे तालीम है। क्या हमने कभी सोचा है कि क्रिश्चियंस जो हिंदुस्तान में 2 और 3% के बीच में जिनकी आबादी है, उन्होंने एजुकेशन में अपना एक बेंचमार्क कायम किया है।
सिखों के पास अपने स्कूल हैं, हमारे हिंदू भाइयों ने स्कूल कायम किया, जहां हम पढ़े लिखे, जहां हमारे लोग जाके तालीम याफ्ता होते हैं। आखिर हम क्यों नहीं ऐसा करते? हमारे पास मदारिस हैं, हमारे पास मसाजिद हैं, हम मस्जिद के लिए कमेटी बनाते हैं, हम मदारिस के लिए कमेटी बनाते हैं, हम जहां 4 घर मुसलमानों का होता है वहां मदरसे की बात जरूर सोचते हैं, वहां मस्जिद की बात जरूर सोचते हैं। क्या हम अपने मॉडर्न एजुकेशन की भी बात कभी सोचते हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कौन हमारी झोली में तालीम का तोहफा ला के डाल देगा? अल्लामा इकबाल तो कहते हैं, कुरान ये कहता है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न जिसको हो ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। अगर हम अपने बारे में खुद नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा? हम किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हैं? इसके लिए किसी भी फर्द को फुर्सत नहीं है। एक दफा एक साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मेरी बच्चियां जब डीएवी में पढ़ने जाती हैं तो उनका कल्चर कायम नहीं रह पाता है, वो सर पे दुपट्टा नहीं रख पाती हैं। मैंने कहा इसके लिए जिम्मेदार डीएवी नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार मिशनरी स्कूल्स नहीं हैं, इसके जिम्मेदार हम हैं। अगर हमारे पास इंस्टीट्यूशंस होते तो फिर हम अपने कल्चर को वहां बढ़ावा दे सकते थे। लेकिन आप देखिए, ईमानदारी से इस बात पर गौर करिए कि मॉडर्न एजुकेशन के फील्ड में हमने क्या किया है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे पास कब्रिस्तान की कमेटीज़ हैं, हमारे पास मसाजिद की कमेटीज़ हैं, हमारे पास जो हमारे मदारिस हैं उनकी कमेटीज़ हैं। क्या हमने कभी सोचा कि हमारे पास मॉडर्न एजुकेशन देने के लिए भी कोई कमेटी है? चाहे वो विलेज लेवल पे हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट के लेवल पे हो, और वो चाहे नेशनल लेवल पे हो। कभी हमारे पास फुर्सत नहीं है। हम चाहे आरएसएस के बारे में जो भी कह लें, लेकिन आरएसएस के लोग बैठते हैं, वो अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, वो चिंतन शिविर करते हैं, वो एजुकेशन को डिस्कस करते हैं, उस पर बहस करते हैं। और आपको पता होगा कि इनकलाबी कदम आरएसएस ने एजुकेशन के फील्ड में उठाया है। उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर का नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में कायम किया है, और वहां सिर्फ एजुकेशन ही नहीं दिया जा रहा है बल्कि क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है। हमारे बच्चों को अगर कहीं किसी स्कूल में एडमिशन मिल गया, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे कोई और दूसरा प्राइवेट स्कूल हो, तो आज के इस कॉम्पिटिटिव एज में एडमिशन मिल जाना, पास कर लेना, डिग्री हासिल कर लेना, इससे कोई सलूशन नहीं निकलने जा रहा है। अगर हम दौड़ में हैं, अगर हम रेस में हैं, और हमारे साथ जिनका रेस है वो पहले ही अगर कोसों दूर हमसे आगे खड़े हैं, अगर उनका लैंग्वेज हमसे बेहतर है, अगर उनकी समझदारी हमसे बेहतर है, अगर उनको बेहतर ढंग से एजुकेट किया जा रहा है, तो कंपटीशन में हम कहीं भी ठहर नहीं पाएंगे।
मैं इस सिलसिले में अब अपनी राय पेश करने जा रहा हूं कि एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए था जिसको हमने नहीं किया, और मौजूदा हालात में जो हिंदुस्तान का आईन है हमें जो अख्तियारात देता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने इस्टेब्लिश करने के लिए, उस आईन के तहत हमें क्या करना चाहिए, मैं उस पर रोशनी डालने जा रहा हूं। और इसके पहले कि मैं अपनी राय इस पे दूं, मैं मरहूम राहत इंदौरी के 2 शेर पेश करना चाहूंगा। पहला यह है कि रवायतों की सफ़ें तोड़कर चलो वरना जो तुमसे आगे हैं तुम्हें रास्ता नहीं देंगे। और दूसरा है, जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। मेरे भाइयों, अगर हम किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं तो हासिल करने के लिए हमको कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर हम उस चीज के बारे में नहीं सोचेंगे, अगर हमारे ख्वाबो ख्याल में वो चीज नहीं आएगी, अगर हम उसको विजुलाइज नहीं करेंगे तो हम उसको एक्चुअलाइज हरगिज नहीं कर सकते। संस्कृत का एक श्लोक है, मनुष्य स्व विश्वास से निर्मित यत विश्वास करोति तेनि उभयति। मैन इज मेड बाय हिज ओन बिलीफ, ही इज एज ही थिंक्स। और एक हदीस शरीफ है, इन्नमल अमाल बिन्नियात व इन्नमा लिम्रिइ मा नवा। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं, इसमें बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, कोई भी बात फाइनल नहीं हो सकती है। आप मुझसे एग्री भी कर सकते हैं, आप मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप हमें बतावें कि आखिर इसके क्या रास्ते होने चाहिए। आइए मैं बताता हूं आपको। जो सबसे पहले बात है, जो सबसे पहला पॉइंट है, नंबर 1, वो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्राइमरी स्कूल का जो एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन प्राइमरी स्कूल का, और प्राइमरी स्कूल में आप नर्सरी प्री प्राइमरी से लेकर के क्लास 8 तक की तालीम को इंक्लूड करके देखिए। इस तालीम की प्री नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक की तालीम की पूरी जिम्मेदारी अपने बच्चों की आप अपने सर पे लीजिए, और वैसे ही लीजिए जिस तरह से आपने अपने मस्जिदों की जिम्मेदारी ले रखी है। कोई मस्जिद तामीर करके आपको नहीं देता है, आपने अपने मदरसों की जिम्मेदारी ले रखी है, कोई आपको मदरसा तामीर करके नहीं देता है। ठीक उसी तरह से आप मॉडर्न एजुकेशन सेंटर्स कायम करिए। वो सारे इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड क्लास के हों, उसमें वर्ल्ड क्लास के टीचर्स हों, वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज हों, और साथ ही साथ वर्ल्ड क्लास के थॉट्स हों। हम अपने बच्चों को कम्पिटिटिव बनावें,
हम उनके लैंग्वेज स्किल को डेवलप करें, हम उनके कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करें। इसलिए कि जिस बच्चे के पास अच्छी जुबान नहीं होगी, जिस बच्चे का लैंग्वेज अच्छा नहीं होगा, जिसका लिटरेचर अच्छा नहीं होगा, वो न तो रिटन एग्जाम में अच्छा कर सकता है और न तो इंटरव्यू में अच्छा कर सकता है। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए ये कहना चाहूँगा कि मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं उसमें मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि अगर कोई भी कैंडिडेट किसी इंटरव्यू बोर्ड को फेस करने जा रहा है और उसका लैंग्वेज अगर अच्छा है तो मार्क्स उसको अच्छे मिलते हैं और उस एग्जाम को फाइनली क्वालिफाई करने में उसका लैंग्वेज, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही मददगार साबित होता है। अगर आपके बच्चे का लैंग्वेज अच्छा है और दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट अगर वो पढ़ रहा है तो बहुत कम वक्त में किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ करके, उसको समझ करके वो अपने लैंग्वेज में वो अपनी बात को लिख सकता है। एक बच्चा जिसका लैंग्वेज अच्छा है वो 1 घंटा पढ़ करके, आधे घंटे पढ़ करके उस बच्चे से बेहतर कर सकता है जो बच्चा 10 घंटा 12 घंटा पढ़ के भी नहीं कर सकता। तो अगर आपने अपने बच्चे का लैंग्वेज इंप्रूव कर दिया, अगर उसका कम्युनिकेशन स्किल आपने इंप्रूव कर दिया तो जानते हैं उसकी उम्र बढ़ गई, इसलिए कि 1 घंटे में जो वह काम कर लेता है दूसरा आदमी 10 घंटे में नहीं कर पाता है। तो सीधा सीधा अगर आप इसको देखेंगे तो पता ही चलेगा कि अगर उसकी उम्र 60 साल है तो उसकी उम्र 120 साल की हो गई, उसकी उम्र 180 साल की हो गई, उसकी उम्र 200 बरस की हो गई। तो उम्र अगर बढ़ानी है आपको अपनी और अपने बच्चों की, तो बाकी जो क्वालिटीज एक इंसान के अंदर होती है, मैं उसको सारी बातों को एक साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, मैं चूंकि एजुकेशन की बात कर रहा हूं। तो बच्चे का अगर लैंग्वेज स्किल आपने डेवलप कर दिया बच्चे के अंदर तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी, वो कम वक्त में ज्यादा काम कर लेगा, वो ऑथर हो जाएगा, वो रिपोर्टर हो जाएगा, वो जर्नलिस्ट हो जाएगा, वो ओरेटर हो जाएगा, वो एक बहुत बड़ा स्पीकर हो जाएगा और अपनी बात को दुनिया से मनवा लेने में उसको बहुत आसानियां होंगी। जुबान का बहुत अहम रोल है। इस सिलसिले में इटालियन का एक कोट मैं पेश करूं, वो ये है, आई लिमली डेल्ला मिया लिंगुआ सोनो, आई लिमली डेल बियो मोंडो, द लिमिट्स ऑफ माई लैंग्वेज और द लिमिट्स ऑफ माई वर्ड। अगर मेरी जुबान महदूद है तो मेरी दुनिया भी महदूद है। अगर अपनी दुनिया के दायरे को आप बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी जुबानों के दायरे को बढ़ाइए। एक दूसरा इटालियन कोट है, एवरी एन अल्ट्रा लिंगुआ सिग्निफिका पासे डेरे यूना सेकेंडा एनिमा। इफ यू हैव ए सेकेंड लैंग्वेज यू हैव ए सेकेंड सोल। अगर आपके पास एक दूसरी जुबान है तो एक दूसरी रूह भी आपके जिस्म में है।
मेरे अजीजों, ये वक्त बहुत संजीदगी का है। जब तारीख गवाह है कि जब भी इंसान संजीदा हुआ है, जब भी सोसाइटी संजीदा हुई है, जब भी कोई मुल्क संजीदा हुआ है, तो उसने तरक्की किया है, उस मुल्क में अमन आया है। और जब लोग गैर संजीदा होते हैं तो इल्जाम तराशियां किया करते हैं, एक दूसरे को तंग और तबाह करने में लगते हैं। लेकिन जब इंसान संजीदा होता है तो समाज में इंसाफ कायम होता है, और जिस समाज में इंसाफ कायम होता है उस समाज में अमन होता है। जहां तालीम होती है वहां भय नहीं होता, वहां फियर नहीं होता, और जब फियर नहीं होगा तो लोगों में कॉन्फिडेंस होगा, और जब कॉन्फिडेंस लोगों में होगा तो उनके अंदर उम्मीदें होंगी। अब जो लोगों में उम्मीदें होंगी तो वहां अमन होगा, पीस होगा, ट्रैंक्विलिटी होगी, लोग एक दूसरे से गले मिलेंगे, लोग एक दूसरे के दुख दर्द को बांटेंगे। मैं फिर एक शेर आपके नजर करना चाहता हूं। मोहब्बत के सफर पर निकल के देखूंगा, ये पुल सरात अगर है तो चल के देखूंगा। मोहब्बत के सफर पर निकल के देखूंगा, ये पुल सरात अगर है तो चल के देखूंगा। उजाले बांटने वालों पे क्या गुजरती है, किसी चिराग की मानिंद जल के देखूंगा। मेरे भाइयों, जो दूसरा अहम पॉइंट मैं प्राइमरी स्कूल के एजुकेशन के सिलसिले में कहने जा रहा हूं, वो ये है कि आपके पास गांव लेवल पे, पंचायत लेवल पे, जिला लेवल पे लाइब्रेरीज होनी चाहिए, आपके पास रीडिंग रूम्स होने चाहिए। अगर कहीं कोई स्कूल आप बनवा रहे हैं या बनवाने की बात सोच रहे हैं तो उस स्कूल में एक अच्छी लाइब्रेरी हो और एक अच्छा रीडिंग रूम हो, जहां बच्चे ज्वाइंटली स्टडी कर सके। आप देख लीजिए, अगर कोई बच्चा इंडिविजुअली पढ़ रहा है, उसकी अपनी मर्जी है, जब चाहेगा पढ़ेगा, जब चाहेगा सो जाएगा। और अगर कई बच्चों को आप एक साथ कर दीजिए, उनको प्रॉपर एटमॉस्फेयर दे दीजिए, उनको मुनासिब एनवायरनमेंट अगर मिल जाता है, उनको नेसेंशियल फैसिलिटीज अगर दे दी जाती हैं, और कई बच्चे अगर एक साथ स्टडी करते हैं, अगर उनका सुपरविजन किया जाता है तो रिजल्ट कई टाइम्स बढ़ जाएगा। इंस्टीट्यूशंस, रीडिंग रूम्स और लाइब्रेरीज कायम करने के लिए बट नेचुरल है फंड की ज़रूरत पड़ती है। हम ज़कात निकालते हैं, हम लोगों को खैरात देते हैं, हम सदका निकालते हैं, हम इमदाद देते हैं। मैं यहाँ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मॉडर्न एजुकेशन के नाम से जो साहबे सरबत हजरात हैं, जिनको अल्लाह ने इस्तात दे रखी है, उनको ये चाहिए एक मॉरल ड्यूटी, एक अपनी जिम्मेदारी समझ करके कि अपनी हलाल कमाई का 2% वो मॉडर्न एजुकेशन के लिए रिजर्व करें, और ईमानदारी से या तो इंडिविजुअली उसको खर्च कर दें। अगर उनको ये लगता है कि नहीं भाई हम किसी सोसाइटी को नहीं दे पाएंगे, कोई सोसाइटी यहां फंक्शनल नहीं है, तो उस पैसे को इंडिविजुअली वो खर्च करें। अगर वो इस पोजीशन में है कि साहब लाइब्रेरी बना सकते हैं, रीडिंग रूम बना सकते हैं, तो अपने लेवल से, पर्सनल लेवल पे वो इस काम को अंजाम दें। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर किसी सोसाइटी के हवाले इस पैसे को कर सकते हैं।
काम करने से ही होगा। अगर हम बातें बनाएंगे, अगर हम रोना रोएंगे कि हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारे पास नौकरियां नहीं हैं, हमारे बच्चे बेकार हैं, तो ये बात बहुत दिनों से सुनी जा रही है। बातें करने से मसाइल हल नहीं होंगे, इसके लिए इक़दामात करने होंगे, इसके लिए हमको कदम उठाना होगा और बहुत सॉलिड और कॉन्क्रीट और सूझबूझ का कदम उठाना होगा। मैं एक बहुत अहम बात बता दूं, जिसकी जानकारी मुझे कल हुई है। एक प्रोफेसर जिनका नाम है सुधा मूर्ति, वो इंडियन हैं, अमेरिका में वो प्रोफेसर रही हैं कंप्यूटर साइंस में, और अब हिंदुस्तान में वो एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पे काम कर रही हैं। उनका एक लेक्चर मैंने सुना था। उस लेक्चर में उन्होंने ये कहा कि अमेरिका की जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का जो एनुअल बजट है वो पाकिस्तान के एनुअल बजट से भी ज्यादा है। इससे इस बात का पता लगता है कि एजुकेशन को लेकर के अमेरिकन सोसाइटी कितनी सीरियस है। अगर हम सीरियसनेस नहीं शो करेंगे तो हमारे अंदर एजुकेशन और वो जो क्वालिटी एजुकेशन है वो किसी भी शर्त पे नहीं आ सकता। गुफ्तगू लंबी होती जा रही है, इसमें बहुत सारी गलतियां हुई होंगी। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है। मैंने अपनी बात आप हजरात के सामने रखी है। कहीं अगर कोई चूक, कोई भूल हुई हो तो आप उसे माफ़ फरमाएंगे, मेरी रहनुमाई करेंगे और अपने कीमती मशवरों से मुझे भी नवाजेंगे वक्तन फ़वक्तन। मैं मुंतज़िर हूँ आपके ख़यालात जानने के लिए। और आखिर में मैं अपनी बात को एक शेर के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। आगाज से अंजाम में सफ़र जानता हूँ मैं, मुश्किल बहुत है राह गुज़र जानता हूँ मैं, मुझको कभी न प्यास की शिद्दत सताएगी, पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूँ मैं। खुदा हाफिज़।